अस्सलाम वालेकुम मेरे डियरेस्ट सब्सक्राइबर्स। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन फेडरल बोर्ड के लिए, केपीके बोर्ड के लिए, क्योंकि ये हमेशा 9th 10th में पूछा जाता है। कुछ बुक्स में 10th में है, कुछ में ये 9th में है। तो हमारी जो फेडरल बुक है, बोर्ड की बुक है, उसमें ये 10th का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि किसने इसको पेश किया था। तो वो दो साइंटिस्ट होते हैं, वो कौन थे? वो दो साइंटिस्ट के नेम लिखे होते हैं, फिर कोई और न्यूटन या कोई और लिखे होते हैं, और उसमें से ऑप्शन दी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन प्रपोज बाय टू साइंटिस्ट सीएम गुलबर्ग और पी वेज। इन दो साइंटिस्ट ने एक लॉ पेश किया था मिलकर, उसका क्या नेम था? लॉ ऑफ मैथ एक्शन। ये लॉ हमें कहता क्या था? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस पे एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मास। ये एक बात होगी, ठीक है। अब जो रेट हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी से अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो ये रेट क्या है हमारे पास? स्पीड, ठीक है। हम इससे इधर इसका क्या मकसद है इसको लिखने का, या क्या डेफिनेशन, इसका क्या मीनिंग है कि जिस स्पीड से एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेती हूँ कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है, ठीक है। एक्टिव मास क्या होगा? एक्टिव मास ये होगा कि उस सब्सटेंस में कौन सी चीज़ जो है वो रिएक्ट कर, यानी कि उसका कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है, सॉरी, उसका कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि ये जो है, ये पूरा एक सब्सटेंस है, और इसमें ये वाला पार्ट इसका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो हम कह रहे हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो स्पीड या वो रेट जिस पे एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना उसका एक्टिव मास जो है, वो कितना उसका एक्टिव है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वो स्पीड डिपेंड करती है कितना उसका पार्ट एक्टिव है उस रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए, या कि वो सब्सटेंस का पार्ट कितना एक्टिव है कि वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करे, तो ये उसका एक्टिव पार्ट है, तो इस पे ये डिपेंड करती है। सेकंड है द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्ट। ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है, ये प्रोडक्ट नहीं, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 × 6 = 12, ये वाला प्रोडक्ट है, मैथ्स वाला। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो रेट जिस पे एक रिएक्शन प्रोसीड करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। फॉर एग्जांपल, ये कोई सब्सटेंस है ए और ए, हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और ये जो ये ए और ए है प्लस बी और बी, इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं कि इसका कितना एक्टिव पार्ट, ये जो ए साथ लिखा हुआ है ना, इसमें इसका मकसद ये लिखने का ये है कि ए में जो है ये इतना जो एक्टिव पार्ट है वो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इधर एक रिएक्शन लेना है, वो रिएक्शन फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है, ठीक है। Na और Cl, 2Na प्लस Cl गोज टू फॉर्म 2NaCl, ठीक है, Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 गोज फ्रॉम 2NaCl। अब जो ये है ना, ये जो डेफिनेशन है कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है, जिस स्पीड से एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको ये जो Na और Cl का जो एक्टिव मास, यानी कि जो Na है ना, पूरे एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से जो उसका 2 है ना, उसका जो 2 उसका मोलर है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन में उसका 2 मोलर जो है वो क्या है? वो एक्टिव है, ठीक है। तो वो उसका 2 मोलर, और किसका, और जो है ना Cl2 का 1 मोलर, ठीक है, जो सी इस खाली से मतलब है कि साथ 1 लिखा हुआ है, इन दोनों का पार्ट रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? 2NaCl, यानी कि 2 मोलर NaCl बना देगा, ठीक है, हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही ये है कि जो Na था उसमें उसका जो है ना 2, उसका जो 2 मोलर है वो एक्टिव है, और जो Cl2 है उसमें से 1 मोलर उसका एक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2NaCl बन जाता है। तो वो किस पे? ये प्रोडक्ट ऑफ जो 2 है वो उसका एक्टिव मास सोडियम का है, और जो Cl2 का है उसका जो एक्टिव मास है वो 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस स्पीड से आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह प्रोडक्ट बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि जो एक्टिव मास है वो बहुत कम है, यानी कि जो उसका जो पार्ट है सब्सटेंस का वो बहुत कम एक्टिव है, तो उसका मतलब क्या होगा कि बहुत स्लो रिएक्शन होगा। अगर उसका जो है ना ये जो पार्ट होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है वो बहुत ज़्यादा, वो क्या है, एक्टिव है, जो सब्सटेंस का जो हमारे पास एक्टिव मास है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, वो उसकी फिर क्या होगी? स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो उस पूरी डेफिनेशन का मतलब ही ये है कि जिस स्पीड से जो है रिएक्शन प्रोसीड करता है वो किसके, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो उसका एक्टिव में एक सब्सटेंस का कितना एक्टिव पार्ट जो होगा वो मतलब वो टेक पार्ट करेगा, यानी कि एक्टिव पार्ट का मतलब क्या है? जो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, जो हिस्सा लेता है, ठीक है, सब्सटेंस का, तो वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देंगे। जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है उसी एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी, यानी कि अगर तो वो एक्टिव मास बहुत कम है सब्सटेंस, यानी कि उसका रिएक्टिव पार्ट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो वो उसका रिएक्शन स्लो होगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की हमारे पास जो है ना, एक हमारे पास एक डेरिवेशन मैं करूँगी, इसमें क्या होगा? A प्लस बी, ये क्या गैसीय स्टेट में है, क्या बना देंगे? C प्लस D।
जो ए और बी है ना, ये 10 हाथ क्या है, ये जो स्मॉल है वो क्या है हमारे पास, ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज भी इसको हम कहा जाता है, और इसको क्या जाता है एक्टिव मास है, जो हम इधर यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी। और उसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्टिव मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और फिर उसके जो हम लोग उसके ऊपर लिखते हैं ना, उसकी पावर में उसका बी जो है ना, स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर लिख देते हैं या एक्टिव पार्ट को। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाने के लिए मैथ्स का एक रूल है कि हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं, तो के फॉरवर्ड जो है ना, ये के क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो हम इक्वल साइन इधर आ जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इसके जो है ना, इसके एक्टिव मासेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, सी प्लस सी इंटू डी डी। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास ये शो किया नहीं, ये जो ब्रैकेट हम लोग यूज़ करें, ये हमें कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इधर से कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसकी फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कि वो उसकी ए और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो उसके उस पर जो है ना उसका एक्टिव पार्ट है जो रिवर्स है, और वो रिवर्स के जो है ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हम क्या कहते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे के फॉरवर्ड इज इक्वल टू के बैकवर्ड। आगे यही हम लोगों ने के फॉरवर्ड इज इक्वल टू के बैकवर्ड, ठीक है, तो उसकी हमने वैल्यूज पुट कर लिया, जो हमारे पास पीछे ये वैल्यूज आई थी, ये वैल्यूज जो हमारे पीछे आई थी ना, ये वाली ये हमने के फॉरवर्ड में पुट करी है, जो बैकवर्ड थी उसको बैकवर्ड में पुट कर ली, तो आगे हमारे पास आ गया जी, ये डेरिवेशन बन गया। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, के फॉरवर्ड डिवाइड बाई के बैकवर्ड, के बैकवर्ड भी कर सकते हैं हम लोग, के रिवर्स भी कर सकते हैं, ओके, के आर, तो क्या है जी, ये सी और डी इधर आ जाएगा, जो ये पूरी ये वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो के सी इक्विलिब्रियम, जो के सी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। उसके बाद जी ये क्या है, के सी इक्वल्स टू सी डी डी और डिवाइड बाई ए की पावर में और बी की पावर में बी। अगर हमें के सी का क्या मतलब, के सी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि के सी किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर बैकवर्ड रिएक्शन की है, ठीक है, और ये इसको हम के सी को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, तो ये ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को शो करती है, और के सी क्या मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो सी है ना ये मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जिसका सबस्क्रिप्ट है ना इसी इसको डिनोट करता है कि मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, के सी क्या इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, बट डिपेंड सिर्फ के सी पे किस पे हमारे पास डिपेंड करती है, क्वेश्चन में आता है पेपर में एमसीक्यूज आती है, के सी किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसका यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और आगे जो है ना मैं इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी, जो हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये है, तो ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, आप लोग पूरा इसको समझे। मैं अगेन इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमारे पास क्या है, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस के एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, इन शॉर्ट मैं आपको बताती जा रही हूँ। और जो रेट है वो किसके डायरेक्टली, जो स्पीड वही बात है सेकंड उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस पे क्या है, उसके डिपेंड करती है, डिपेंड मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो मैथमेटिक्स की टर्म है, यानी कि हम डिपेंडेंस को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए हमने इसको डेरिवेशन को लिया गया था, इस साइंटिस्ट ने लिया था, और इसको आगे इसको एक्सप्लेन किया गया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन किस तरह इक्वल होता है, के एफ क्या है, कि आर क्या है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं के एफ क्या है भाई, के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, क्या है, कांस्टेंट है, फॉरवर्ड जो है ना इक्विलिब्रियम जो हमारे पास जिसमें होता है, फॉर एग्जांपल के एफ इक्वल्स टू के आर, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे के एफ क्या है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास वो कांस्टेंट है, और के आर क्या है जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, हम कभी किसी किसी बुक्स में ये के बी भी लिखा होता है और के आर भी लिखा होता है, ठीक है, आर का मतलब रिवर्स है। उसके बाद इसको हमने रीअरेंज किया था, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स हमारे पास आ गया था, और हम कहते हैं के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि हम लोग इससे के सी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन हमें कोई गिवन हो उससे हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को डिवाइड करके। आगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे उसमें सॉल्व में आपको चीज़ दिखाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।